द्वितीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उस प्रथम प्रश्न पत्र का जो नवीन अध्याय प्रारंभ किया था और उसमें मैंने आप सब लोगों को ये जानकारी दी थी कि मानव भूगोल के उद्भव विकास का एक संक्षिप्त विवरण एक वीडियो में आपको प्रस्तुत किया था। उसके साथ ही उसमें विस्तार से ये चर्चा की गई थी कि मानव भूगोल के विकास और इतिहास का यह जो अध्याय है वो लंबा विभिन्न वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि विभिन्न विचारधाराएं जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन में जिन विद्वानों ने मानव भूगोल के विकास के लिए अपना कार्य किया, योगदान दिया, उनका विस्तार से उल्लेख और चर्चा हमारे इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो आज प्रारंभ करते हैं हम जर्मन विचारधारा मानव भूगोल के विकास में जर्मन विद्वानों का योगदान भी कह सकते हैं इसे। और क्योंकि मानव भूगोल का शुभारंभ व्यवस्थित रूप से, वैज्ञानिक रूप से और इस आधुनिक समय में जर्मन विद्वान रेडज़ल द्वारा प्रारंभ किया गया था। बाद में फ्रांसीसियों का अपना एक योगदान है इसमें, उसके बाद ब्रिटेन के लोगों का और अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं का योगदान रहेगा। इसलिए इसको वैचारिक दृष्टिकोण से, जिसमें विभिन्न विद्वानों की पुस्तकों के नाम, विभिन्न विद्वानों के दिए गए विचारों को हमें ध्यान रखना है और प्रमुखता से पाठ्यक्रम पर आधारित विश्वविद्यालय परीक्षाओं में इस पर प्रश्न आता ही है। तो प्रारंभ कर रहे हैं हम मानव भूगोल के विकास में जर्मन विद्वानों का योगदान या जर्मन विचारधारा। द जर्मन स्कूल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जर्मन भूगोलवेत्ता प्रमुख रूप से मानव और वातावरण के, उसमें भी प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों को प्रमुखता प्रदान करते हैं। उनके अनुसार मनुष्य की संपूर्ण क्रियाएं, यानी मानव का रहन सहन, मानव का खान पीन, मानव की वेशभूषा, मानव का जीवन निर्वाह, मानव के द्वारा किए जाने वाले कार्य पर वातावरण के विभिन्न कारकों का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य चारों ओर से वातावरण से घिरा हुआ रहता है और मनुष्य वातावरण के प्रभाव को पूर्णतया समाप्त नहीं कर पाता। इसलिए इस विचारधारा को, यानी जर्मन विद्वानों ने इस विचारधारा को अंगीकार किया और यह विचारधारा आगे चलकर और वर्तमान में भी वातावरण निश्चयवाद यानी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के नाम से जानी जाती है। प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ताओं इमैनुएल कांट, रीटर, रेडज़ल, सैंपल आदि ने मानव भूगोल के विकास में अपना योगदान दिया है। साथ ही उनकी पृष्ठभूमि में, उनके वैचारिक पृष्ठभूमि में यह वातावरण निश्चयवाद जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, उसकी अनुगूंज यानी उसके जो शब्दावली है, उसका जो भाव है, गूढ़ार्थ है, वह कहीं न कहीं वातावरण निश्चयवाद पर ही जाकर ठहरता है। तो प्रारंभ कर रहे हैं प्रोफेसर इमैनुएल कांट का मानव भूगोल के संबंधित योगदान। कांट का समय है 1724 से लेकर सन 1804 तक। भूगोल के प्रोफेसर के रूप में प्रोफेसर कांट का विद्यार्थियों को तैयार करने में और अपनी इस वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा को फैलाने में, स्थापित करने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। कांट ने भूगोल में भौतिक तथ्यों के भौगोलिक अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित किया और भौतिक तथ्यों में भी मानव जीवन को उसमें आधार माना। कांट ने इतिहास को भी भूगोल में सम्मिलित किया और भूगोल को 6 प्रमुख शाखाओं में विभाजित करते हुए इसके अध्ययन करने की बात कही। तो ये जो 6 प्रमुख विभाग हैं भूगोल के कांट के अनुसार, उसमें से पहला है द फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। कांट के अनुसार इसमें प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल को ही अन्य सभी शाखाओं का
आधार माना जाता है और इसका संबंध स्थल, जल और जो नियत संसार है उससे संबंधित रहेगा। दूसरा कांट ने नाम दिया गणितीय भूगोल, मैथमेटिकल ज्योग्राफी। इसमें पृथ्वी की आकृति, शेप, आकार यानी साइज, गतियाँ यानी मोमेंट्स और ब्रह्मांडीय संबंध को इस गणितीय भूगोल के अंतर्गत उन्होंने रखने का प्रयास किया। तीसरा है नैतिक भूगोल, द मॉरल ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत मनुष्य के आचार, विचार, रीति रिवाज, चरित्र, सभ्यता, संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में मानव भूगोल की जो शाखा है, सांस्कृतिक भूगोल और सामाजिक भूगोल, वह मूल रूप से कांट के इस नैतिक भूगोल का ही हिस्सा है। चौथा है राजनीतिक भूगोल, द पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसमें विभिन्न राजनीतिक इकाइयों और उनका भौतिक परिवेश यानी फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ संबंध, इसके अंतर्गत प्रादेशिक और राजनीतिक भूगोल दोनों ही समाविष्ट होते हैं। पांचवा था व्यापारिक भूगोल, द कॉमर्शियल ज्योग्राफी। कांट ने स्थानिक विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए किसी भौगोलिक क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन कम तो किसी वस्तु का उत्पादन अधिक होने पर बात कही और इसी से क्षेत्र में आवश्यकताओं का जन्म होता है। तो यह व्यापारिक भूगोल जिसके आधार पर किसी स्थान पर चावल का उत्पादन है, कहीं गेहूं का है, कहीं चाय का है, कहीं नारियल का है, कहीं गन्ने का है, तो उसके पीछे जो 5W जिसकी हम बात करते हैं, वेयर, वाट, विच, वैन, वाई, यह व्यापारिक भूगोल। फिर है धर्म या आध्यात्मिक भूगोल। प्रोफेसर कांट खुद ईश्वरीय उद्देश्यवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे। प्रोफेसर कांट का मानना था कि पृथ्वी पर यदि एक पत्थर की भी रचना की है तो ईश्वर ने एक निश्चित उद्देश्य के साथ उसकी रचना की है। तो उन्होंने छठा और अंतिम विभाग जो भूगोल का माना वो धर्म और आध्यात्मिक भूगोल है, द थियोलॉजिकल ज्योग्राफी। उसमें इसे वातावरण विश्वास भूगोल भी नाम दिया जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के भौगोलिक वातावरणों में धार्मिक सिद्धांतों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, यानी उस समय तक के कालखंड में जो धर्म, जो विश्वास, जो आस्थाएं, जो मान्यताएं जो धरती पर रहने वाले मानवों ने अपने अनुसार से विकसित की है, उनके ऊपर भौगोलिक के कारकों का किस प्रकार से प्रभाव है। जल, थल और वायुमंडल के विभिन्न जो तत्व हैं उनका धर्म और आस्थाओं पर क्या प्रभाव है, उसको उन्होंने इसमें सम्मिलित किया। सारांश से कांट ने यह बताया कि भूगोल के अध्ययन की आवश्यकता आज अत्यधिक है और हमारे भूगोल और भौगोलिक वातावरण ही हमारे आचार और विचारों को सिस्टम यानी एक तंत्र प्रदान करता है और अध्येताओं के लिए तर्क वितर्क और जिज्ञासा से संबंधित पर्याप्त सामग्री यदि कहीं उपलब्ध है तो वह भूगोल विषय के अंतर्गत है। इस प्रकार प्रोफेसर कांट ने मानव भूगोल की आधारशिला ही नहीं रखी, वरन उन्होंने मानव को अध्ययन का केंद्र बिंदु मानते हुए इस वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा को पुष्ट किया। अगले जो विद्वान हैं उनमें हम मान सकते हैं कि 1769 से लेकर 1859 तक यानी 1859 तक जिस व्यक्ति ने भूगोल की प्रमुख आधारशिला रखी, आधुनिक भूगोल के जन्मदाता जिन्हें कहते हैं, वे हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। हम्बोल्ट को जैव भूगोल का भी संस्थापक माना जाता है और उन्होंने विश्व की प्राकृतिक वनस्पति और फसलों का ऊंचाई और तापमान के साथ संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने भूगोल को व्यवहारिक जगत में अध्ययन करके अपने प्रामाणिक आधार पर उन्होंने विचार रखे। उनका जीवन, उनके द्वारा की गई यात्राएं एक महान वनस्पति शास्त्री, भूगोल शास्त्री, भूगर्भ शास्त्री के रूप में उन्हें माना जाता है और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बर्लिन में रहकर 29 वर्ष बर्लिन में बिताए। बाकी शेष जीवन लंबी लंबी यात्राएं करने में उन्होंने व्यक्त किया। हम्बोल्ट ने कुल मिलाकर
5 ग्रंथ लिखे, उनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कॉस्मोस, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है उनका 1845 से लेकर 1862 के मध्य 5 खंडों में विभाजित किया। प्रोफेसर हम्बोल्ट ने भूगोल के लिए जो प्रमुख संकल्पनाएं दी है, उनकी चर्चा के बिना हम्बोल्ट का योगदान अधूरा रहेगा। तो हम्बोल्ट ने 7 पक्ष की भूगोल की संकल्पनाएं दी है। उनमें से पहला है पृथ्वी तल की संकल्पना मानवीय निवास के रूप में, द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ सरफेस एज द होम ऑफ मैन। हम्बोल्ट महोदय ने भूगोल को पृथ्वी तल का अध्ययन मानवीय निवास के रूप में व्यक्त किया और इस संकल्पना को उनके शिष्यों ने, उनके अनुदर्शकों ने माना और आगामी भूगोलवेत्ता भी इस संकल्पना को अभी तक मानते आए हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। संसार के स्थानिक वितरणों का विज्ञान, द साइंस ऑफ स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हम्बोल्ट की मान्यता थी कि भूगोल स्थानिक विवरणों और वितरणों का शास्त्र है। वास्तविक रूप से स्थानिक वितरण की संकल्पना ही भूगोल की मूलभूत संकल्पना है। यहाँ जहाँ मानव निवास करता है और अपनी सभी क्रियाएं संपादित करता है। तीसरी संकल्पना थी सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है, द जनरल ज्योग्राफी इज ए फिजिकल ज्योग्राफी। हम्बोल्ट ने सामान्य भूगोल को ही भौतिक भूगोल माना है, जिसमें मानवीय अध्ययन को उन्होंने सम्मिलित किया और यह अपने ग्रंथ कॉस्मोस में जलवायु के विस्तृत विवरण और चट्टानों पर फैली वनस्पति और मानव समुदायों का उन्होंने विवरण दिया है। भूगोल संबंधों का अध्ययन, यह चौथी विचारधारा जो संकल्पना है, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिलेशंस। हम्बोल्ट महोदय ने बताया कि भूगोल का प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी पर मानवीय और भौतिक तथ्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन है। भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित भूदृश्यों के मध्य जो दृश्यावली है, उसका भी हम अध्ययन करते हैं। निर्जीव भू सतह पर वही एक तत्व है जो जंतुओं और पादपों में परस्पर एक दूसरे के साथ पाया जाता है। इस प्रकार भूगोल संबंधों का अध्ययन है। 5वां सांसारिक दृश्य घटनाओं की समझ, द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द वर्ल्ड फिनोमिना, यानी भूगोलवेत्ता को पूरे विश्व में घटित होने वाली सभी प्रकार की सांसारिक घटनाओं की एक निश्चित समझ होना आवश्यक है। भौगोलिक अध्ययन की घटनाएं अत्यधिक जटिल होती है, जैसे ज्वालामुखी उद्गार, मानव के द्वारा किया जाने वाला कृषि व्यवसाय, मानव के द्वारा विकसित परिवहन के साधन, जलवायु, ये सभी मानव के रहन सहन के प्रमुख उदाहरण हो सकते हैं। परंतु यह आवश्यक नहीं कि समान जलवायु, समान दशाएं, समान मिट्टी और यातायात के और सिंचाई के साधन उपलब्ध होने पर भी मनुष्य एक ही प्रकार की कृषि करता है, क्योंकि मनुष्य अपनी समझ के अनुसार उस प्राकृतिक परिवेश का अपने अनुसार से उपयोग करता है, उनका समाकलन करता है, समायोजन करता है, और इन जटिलताओं को ही समझना भूगोल का मूल उद्देश्य है। छठा, भूगोल में दृश्य घटनाओं की विसंगतता, द हेट्रोजेनिटी ऑफ फिनोमिनाज, यानी भूगोल में जो विभिन्नताएं हैं, जो विषमताएं हैं, वह यह विज्ञान संपादित करता है कि विभिन्न दृश्य घटनाओं के मध्य परस्पर समानता तो होती है, लेकिन भौगोलिक अध्ययन में सम्मिलित परिघटनाओं में भी विषमताएं पाई जाती है। और अंतिम जो बात है उनकी, वह कहीं न कहीं कांट के आध्यात्मिक भूगोल से भी प्रेरित है और स्वयं के अपने अनुभवों से जनित है। यह है द यूनिटी ऑफ नेचर, जो पार्थिव एकता का सिद्धांत जिसकी हम बात करते हैं। हम्बोल्ट सदैव प्रकृति की एकता में ही विश्वास करते थे। उन्होंने बताया कि संपूर्ण प्रकृति में प्राकृतिक परिघटनाओं के वितरण और भिन्नताओं में भी एकता है। अपने विवरणों में बहुत स्थानों पर उन्होंने लिखा, देयर इज ए वन सोल फ्रॉम पोल टू पोल, यानी उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही आत्मा का निवास है। यानी पृथ्वी की एकता पर और प्रकृति की एकता एक महत्वपूर्ण इकाई है। जीवन प्राण द्वारा चेतन और सजीव है। इस प्रकार हम्बोल्ट बहुलता में एकता यानी यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी का अन्वेषण करने वाले प्रतिपादक हैं। हम्बोल्ट एक निश्चयवादी विचारक हैं। प्राकृतिक तत्व और मानवीय क्रियाओं
को प्रभावित करने वाली बात कही उन्होंने। सामुद्रिक स्थिति और उसका प्रभाव फोनीशियन जाति पर बढ़ती हुई शक्ति का उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण माना। इस प्रकार उन्होंने प्राकृतिक दशाओं का प्रभाव मानसिक दशाओं पर बताते हुए दक्षिणी अमेरिका के कारो, कुमाना, पाइटा, अफ्रीका के मिस्र, एशिया के अरब आदि स्वच्छ और निर्मल आकाश में रहने वाले और उसके नीचे निवास करने वाले लोगों के विचारों पर भी बताया। कुल मिलाकर हम्बोल्ट महोदय आधुनिक भूगोल के संस्थापक, जिन्होंने भूगोल को तो किया ही है व्यवस्थित रूप से, परंतु प्रत्यक्ष अध्ययन पर उन्होंने अत्यधिक जोर दिया। इस प्रकार प्रोफेसर हम्बोल्ट और कांट की यह विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया और भूगोल के मानव भूगोल के संस्थापक रूप में हम जिसे जानते हैं, अगले अध्याय में हम प्रारंभ करेंगे प्रोफेसर कार्ल रिटर। आज इतना ही, धन्यवाद।